कहानी की शुरुआत होती है कैप्टन रिच से, जो लॉस एंजलिस के एक बार में गाना गा रहा होता है। वो नॉर्थ ईस्ट एयरलाइंस के लिए पायलट का काम करता है। कल उसकी आखिरी फ्लाइट है रिटायरमेंट से पहले। गाना खत्म करने के बाद वो बार में कुछ लड़कियों के साथ बात करता है। इसी बीच बेन नाम का एक आदमी, जो उसी एयरलाइन में फर्स्ट ऑफिसर का काम करता था, उसे उसकी बीवी नेडीन का कॉल आता है। वो पूछती है कि क्या वो आज घर आ रहा है। वो याद दिलाती है कि उनका बेटा बीमार है और वो हमेशा नहीं भाग सकता। तभी बेन को एक फ्लाइट अटेंडेंट की कॉल आती है। वो पूछती है कि क्या उसे कोई फ्लाइट मिली और बताती है कि कल शंघाई के लिए एक फ्लाइट जाने वाली है। बेन बिना घर गए वो फ्लाइट ले लेता है। अगले दिन नॉर्थ वेस्ट एयरलाइन एयरपोर्ट के बाहर डैन नाम का एक पैसेंजर सिगरेट पी रहा होता है और अपना टैबलेट एक खराब पावर बैंक से चार्ज कर रहा होता है। तभी एक ऑफिसर उसके पास आकर स्मोकिंग रोकने को कहता है। एयरपोर्ट के अंदर बेन रिच से बात करता है। इसी बीच फ्लाइट अटेंडेंट पेनी आ जाती है और रिच उससे बात करने लग जाता है। कुछ देर बाद सिक्योरिटी चेकअप में रिच को एक रैंडम चेकअप के लिए सिक्योरिटी टीम बुला लेती है। दूसरी तरफ टीएसए चेक पॉइंट पर एक एजेंट डैन से पूछता है कि क्या वो कोई चार्जर या पावर बैंक लेकर जा रहा है अपने साथ। तभी डैन कहता है कि उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे ही डैन अपने डिपार्चर गेट की तरफ जाता है, उसे एक छोटी लड़की दिखती है जिसे जहाज में उड़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसका बाप डेक्लिन उसे हिम्मत देता है कि ये प्लेन पिछले वाले से बहुत बड़ा है। तभी बेन उसके पास आकर मजाक करता है और पूछता है कि क्या उसे पता है कि प्लेन में उड़ने से ज्यादा खतरनाक क्या है। छोटी लड़की कहती है नहीं। तब बेन मजाक में कहता है कि एक हिप्पो सबसे खतरनाक होता है। ये सुनकर लड़की हंसने लग जाती है। तभी बेन उसे भरोसा दिलाता है कि प्लेन में जाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। छोटी लड़की पूछती है कि क्या वो कैप्टन है। बेन कहता है कि वो फर्स्ट ऑफिसर है। तब लड़की पूछती है कि वो कैप्टन क्यों नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़े आदमी लगते हैं। तभी बेन कहता है कि कभी कभी जिंदगी में अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए थोड़ा सब्र करना पड़ता है। इसी बीच कोरा की सौतेली माँ जिया अपने बेटे फिन के साथ वहां आ जाती है। कुछ देर के बाद जिया फिन पर एक डिजिटल ट्रैकिंग टैग लगा देती है। फिर वो कोरा का फोन लेती है और उसे एक्टिवेट कर देती है। कुछ ही दूर एयरपोर्ट में लिली नाम की एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर अपनी टीम लीडर सैम को फोन करती है। परेशान होकर लिली गलती से एक लड़के हच से टकरा जाती है। तभी सैम वहां पर आता है और उन दोनों की लड़ाई रोक लेता है, लेकिन हच उसका भी मजाक उड़ाने लग जाता है। तभी हच का कोच जल्दी उसे दूसरों की इज्जत करने पर डांट देता है और उसकी तरफ से ई स्पोर्ट्स टीम से माफी मांगता है। कुछ देर बाद लिली सैम से कहती है कि उसे उस लड़के को थप्पड़ मारना चाहिए था, मगर सैम कहता है कि उसे इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए। जैसे ही प्लेन में बोर्ड करने का समय आता है, हच लाइन तोड़कर आगे निकल जाता है। कुछ देर बाद जैसे ही कार्गो प्लेन पर चढ़ाई जाती है, बेन कॉकपिट में रिच को बताता है कि प्रिकर्सर फैन खराब हो गया है, इसलिए जब तक ठीक नहीं होता वो डिपार्ट नहीं कर सकते। रिच उस पर ध्यान नहीं देता और कहता है वो बस रीसेट कर देंगे। बोर्डिंग शुरू हो जाती है। पेनी गेट पर सभी पैसेंजर्स का स्वागत करती है। जैसे ही प्लेन टेक ऑफ के लिए तैयार हो जाता है, बेन रिच को टेक ऑफ चेकलिस्ट शुरू कर देता है और फ्लैप पोजीशन पूछता है। तभी रिच उन रूल्स का मजाक उड़ाने लग जाता है और कहता है कि बेन ने प्लेट्स मल्टीपल बार चेक कर लिए हैं। बेन सिर्फ एक जवाब चाहता था। रिच आखिरकार जवाब दे देता है, जिसके बाद प्लेन टेक ऑफ कर लेता है। जैसे ही रिलीफ पायलट्स कॉकपिट छोड़कर चले जाते हैं, रिच बेन को बताता है कि क्या उसे लगा वो प्लेबुक चेक पर उसे घुसा मारने वाला था। तभी बेन कहता है कि इससे उसके करियर में कोई मदद नहीं होगी। तभी रिच कहता है कि इसीलिए उसे एयरफोर्स से निकाला गया था। बेन पहले एयरफोर्स में काम करता था, मगर जब एक पायलट ने उसके रूल्स नहीं माने तो उसने उसे घुसा मार दिया, जिसके वजह से उसे वहां से निकाला गया था। पैसेंजर केबिन में मैट नाम का एक लड़का अपने लैपटॉप पर काम कर रहा होता है, जब बेकी नाम की एक बूढ़ी औरत उसे घूरती रहती है। मैट उससे पूछता है कि क्या कुछ गलत है। तभी वो बूढ़ी औरत अपना परिचय करा के बताती है उसका नाम बेकी है। वो अपनी पोती की फोटो दिखाती है और समझाती है कि वो शंघाई में उससे मिलने जा रही है। मैट ये देखकर मुस्कुरा देता है। दूसरी तरफ कॉकपिट में रिलीफ पायलट में से एक बेन से पूछता है कि क्या उसका बेटा ठीक है, क्योंकि उसने सुना था कि वो काफी बीमार था। बेन जवाब देता है कि उसकी बीवी की फैमिली उसके पास में रहती है, इसलिए वो उसे संभाल रही है। थोड़ी देर के बाद प्लेन अचानक हिलने लग जाता है। डैन तभी फ्लाइट अटेंडेंट जोई को ईयर प्लग लाने को कहता है। जोई उसे बताती है कि वो खत्म हो गए हैं। तभी डैन पूछता है कि क्या वो टॉयलेट पेपर भी अपने साथ बचा कर रखेगी। अटेंडेंट कहती है कि वो उन्हें अलाउड नहीं है। तभी डैन अपने कानों में सिगरेट डाल लेता है। दूसरी तरफ बेकी मैट को बताती है कि जोई उसकी लीग से बाहर है। तभी मैट पूछता है कि अगर उसकी पर्सनैलिटी अच्छी हुई तो। बेकी सीधे जवाब देती है कि उसकी नहीं है। कुछ ही सीट्स दूर लिली सैम से पूछती है कि उसने उसे हॉस्टाइल क्यों कहा। सैम समझाता है कि वो उसके गेम प्ले के बारे में बात कर रहा था। तभी लिली बहस करती है कि उसकी हर चाल बहुत सोची समझी है। सैम बताता है कि उसकी प्लानिंग की वजह से वो टूर्नामेंट हार सकते थे। तभी लिली बताती है कि वो वैसे भी जीत गए हैं। तभी लिली पूछती है कि वो उसके लेटर्स पढ़ने से क्यों डर रहा है जो उसने सैम को दिए थे। तभी वो कहता है कि वो चाइना पहुंचकर उनको पढ़ेगा और बाथरूम जाने के लिए वहां से उठ जाता है।
पास में डेक्लिन कोरा को बताता है कि उसके लिए चेंज डरावना हो सकता है, लेकिन उसे फिन के साथ अच्छी तरह से बात करनी चाहिए। कुछ देर बाद वो अपने हेडफोन्स लगाती है और जिया का मजाक उड़ाने लग जाती है। तभी डेक्लिन आखिरकार उठता है और रेस्टरूम चला जाता है। जिया भी उसके पीछे उठकर चली जाती है। दूसरी तरफ कार्गो होल्ड में डैन का पावर बैंक आग पकड़ लेता है। दूसरी तरफ फिन का टैबलेट चार्ज खत्म कर देता है। जब वो देखता है कि उसके पेरेंट्स वहां नहीं हैं, वो कोरा से पूछता है कि वो कहाँ गए हैं। तभी कोरा उसे बताती है कि वो प्लेन के पीछे पूल में गए हैं। परेशान होकर फिन प्लेन के पीछे की तरफ जाने लग जाता है। तभी ज्यादातर लोग प्लेन में सो रहे होते हैं। अचानक फिन को मैट टैबलेट पर गेम खेलते हुए दिखाई देता है और वो वहां रुक जाता है। मैट उससे पूछता है कि क्या वो गेम खेलना चाहता है। फिन सिर हिलाकर हाँ कहता है। कॉकपिट के अंदर बेन को कार्गो फायर की वार्निंग दिख जाती है। वो तुरंत फायर सप्रेशन सिस्टम एक्टिवेट कर देता है, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं होता। जल्द ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट करके फायर रिपोर्ट कर देता है और इमरजेंसी लैंडिंग के लिए पास सूटेबल एयरपोर्ट की रिक्वेस्ट डाल देता है। नियरेस्ट एयरपोर्ट गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता है, जो 400 नॉटिकल माइल्स साउथ में पड़ता था। तभी बेन रिलीफ पायलट में से एक को कैप्टन रिच को लाने के लिए कह देता है। कुछ ही देर में रिच कॉकपिट में दौड़ते हुए आ जाता है। बेन उसे जल्दी अपडेट दे देता है। रिच तुरंत रिलीफ पायलट को आग बुझाने के लिए भेज देता है। इसी बीच कोरा चुपके से अपनी सीट से निकलकर बाथरूम की तरफ चली जाती है। दरवाजे के बाहर से वो अपने पिता को पुकारती है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। दूसरी तरफ रिलीफ पायलट्स कार्गो होल्ड में चले जाते हैं और आग बुझाना शुरू कर देते हैं। अचानक एक टर्बुलेंस की वजह से कार्गो दीवार से टकरा जाते हैं, जिससे एक धमाका होता है। धमाके की वजह से पर्सनलाइज्ड गैस सिलेंडर को आग लग जाती है, जो सीधे कैबिन फ्लोर के अंदर से रॉकेट की तरह ऊपर आता है और एक पैसेंजर को लग जाता है। इस अफरा तफरी के बीच एक तेज हवा की वजह से खुली सुराग की तरफ कोरा खिंच जाती है। खुशकिस्मती से लिली उसे बहुत सही समय पर पकड़ लेती है। प्लेन को स्टेबल करने के लिए रिच उसे 10,000 फीट नीचे ले आता है। जब कैबिन में पैसेंजर्स जल्दी ऑक्सीजन मास्क पहन लेते हैं, डेक्लिन और जिया बाथरूम में बेहोश हो जाते हैं। प्लेन स्टेबलाइज होने के बाद रिच पैसेंजर्स को शांत करने के लिए अनाउंसमेंट करता है। वो बताता है कि कार्गो होल्ड में आग लग गई है और वो गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ मुड़ रहे हैं। तभी डैन उठ जाता है और बाथरूम की तरफ जाता है और वो वहां सिगरेट जला लेता है, जबकि सैम बाथरूम से बाहर आता है और लिली को ढूंढने लग जाता है, लेकिन वो उसकी सीट तक पहुंच पाता उससे पहले फ्लाइट अटेंडेंट उसे बैठने को कहती है। बदकिस्मती से कार्गो होल्ड से टुकड़े इंजन में से एक इंजन को जला देते हैं, जिससे वो आग पकड़ लेता है। उसी वक्त जोई डैन को सिगरेट पीते पकड़ लेती है। कुछ ही देर बाद जैसे ही इंजन फ्यूजलाज में एक धमाका होता है, पैसेंजर को प्लेन से बाहर खींच लेता है। तभी रिच एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताता है कि वो एक इंजन खो चुके हैं और नियरेस्ट एयरपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट करता है। बेन फिर देखता है कि दूसरा इंजन ज्यादा देर नहीं चल पाएगा। वो ये भी रिपोर्ट कर देता है कि सारे इंस्ट्रूमेंट्स नीडल जीरो पर वापस आ गए हैं, मतलब वो अब स्टैंड बाय इंस्ट्रूमेंट्स पर चल रहे हैं। तभी रिच मेडे कॉल करता है, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चलता है कि उनकी पूरी इलेक्ट्रिकल पावर खत्म हो गई है। कैबिन में डर के मारे पैसेंजर्स अपनी सीट्स को कस के पकड़ लेते हैं। रिच बेन को बैकअप पावर ऑन करने को कहता है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता। प्लेन अब 6000 फीट पर पहुंच चुका था। तभी रिच उसे रैम एयर टर्बाइन खोलने को कह देता है। दूसरी तरफ पैसेंजर केबिन में कोरा लिली से चुप के रेस्टरूम चली जाती है, लेकिन पेनी उसे वहां पहुंचने से पहले पकड़ लेती है। दूसरी तरफ कॉकपिट में इंस्ट्रूमेंट्स आखिर ऑनलाइन आ जाते हैं, लेकिन जब वो इंजन रीस्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, उन्हें पता चलता है कि उनके पास रीलाइट के लिए काफी एयर स्पीड नहीं है। तभी रिच कहता है कि ड्राइव के लिए उनके पास इतना एल्टीट्यूड नहीं, ज्यादा स्पीड के लिए, इसलिए उन्हें फ्यूल गिराना होगा। रिच फिर से अनाउंसमेंट करता है, सबको बताता है कि वो नीचे क्रैश करने वाले हैं। कुछ पैसेंजर्स दुआएं शुरू कर देते हैं, जबकि दूसरे खामोशी से अपनी किस्मत कबूल कर लेते हैं। जैसे ही प्लेन 3000 फीट पर पहुंचता है, बेन को ओशन स्वेल्स दिखती हैं। वो रिच को बताता है कि उन्हें प्लेन उनके पास लैंड करने के लिए घुमाना चाहिए। रिच कहता है ये ज़्यादा खतरनाक है और उन्हें हार्ड विंड की ज़रूरत है और उनका डिसेंट रेट कम करने के लिए। तभी बेन शांति से चेतावनी देता है कि अगर वो रिच के तरीके से लैंड करेंगे तो प्लेन कार्ट व्हील कर सकता है। तभी रिच उसकी बात मान लेता है और वो बेन को अपनी सीट पूरी तरह से पीछे करने को कह देता है। सब कुछ उनके प्लेन के हिसाब से होता है, जब तक कोरल रीफ्स प्लेन को चीरकर उसे बुरी तरह से खराब नहीं कर देते, जिसके वजह से कई सारे पैसेंजर्स तुरंत उसी जगह मर जाते हैं। कुछ देर बाद प्लेन पूरा समुद्र में तैरने लग जाता है। बेन खुशी से रिच को जगाता है, कहता है कि वो सच में कामयाब हो गए हैं। वो ये भी कहता है कि अगर कोरल रीफ्स नहीं होते तो वो अभी खुशियां मना रहे होते। अचानक कॉकपिट की विंडो प्रेशर की वजह से क्रैक होने लग जाती है। तभी बेन समझाते हुए कहता है कि रिच की टांग नीचे एक लोहे के डंडे में फंस गई है और वो उसे आजाद करने की कोशिश कर रहा है।
उसी वक्त रिच होश में आ जाता है। तभी रिच बेन को एक हथौड़ी पकड़ाता है और उसे इस्तेमाल करके अपनी टांग खोलने को कह देता है। दूसरी तरफ प्लेन के बीच वाले हिस्से में सैम लिली को ढूंढने लगता है और उसके सीट के पास खून देख लेता है। उसके आसपास कई सारे लोग अपने खोए हुए लोगों के पास रो रहे थे, जबकि कुछ लोग क्रैश की वजह से सदमे से उल्टियां कर रहे थे। पास में ही प्लेन के पिछले हिस्से में मैट फिन की सीट बेल्ट खोल देता है, फिर चिल्लाता है ये देखने के लिए कि कोई और जिंदा है कि नहीं। तभी जोई ऊपर से वापस जवाब देती है। मैट पास में तैरती हुई फ्लैशलाइट लेता है, जबकि पेनी ध्यान से नीचे उतर रही होती है। वो अपने आसपास लोगों की डेड बॉडीज देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। इसी बीच लिली प्लेन के बीच वाले हिस्से के पास वापस ऊपर जाती है। वो फ्यूजलैज पर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक शार्क हमला करके उसे नीचे खींच लेती है। वो खुद को आज़ाद कर लेती है और वापस ऊपर खुद को खींच लेती है। कॉकपिट के अंदर बेन रॉड को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो हिलता ही नहीं। तभी रिच बेन को वहां से जाने को कह देता है। वो कहता है कि वो बिल्कुल वहीं मर रहा है जहां उसका होना लिखा था। बेन उसे छोड़ने से इनकार कर देता है। तभी रिच उसे घर जाने और अपने बेटे के साथ रहने का ऑर्डर दे देता है। भारी दिल के साथ बेन आखिर जाने को मान जाता है। रिच बेन को ELT ढूंढने को कहता है, वही डिवाइस डिस्ट्रेस सिग्नल भेज सकता है। बाहर बेन एक जख्मी फ्लाइट अटेंडेंट को देखता है और पेनी कुछ देर बाद मदद करने उसके साथ शामिल हो जाती है। दूसरी तरफ रिच खामोशी से बैठकर अपना फेवरेट गाना गाता है। इससे पहले क्रैक्ड विंडो टूट जाती है, पानी कॉकपिट में भर जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। तभी पेनी बेन से पूछती है कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। बेन बताता है कि उनका सबसे पहला काम है किसी भी बचे हुए पैसेंजर को ढूंढना। उसी वक्त जियो जाग जाती है, जख्मी और डरी हुई। वो जल्द ही डेक्लिन को जगाती है। वो पूछती है कि बच्चे कहाँ हैं। फिर रेस्टरूम का दरवाजा खोलती है और सारा पानी अंदर आ जाता है। दूसरी तरफ पिछले हिस्से में मैट बेकी को बेहोश देख लेता है। पानी का लेवल लगातार बढ़ रहा था। वो मैट से पूछती है कि क्या वो उसे उठा सकते हैं। तभी बेकी उठती है और बताती है कि वो एक बूढ़ी औरत है और उसकी मदद करने वाला फिन है। लेकिन फिन कहता है कि वो एक अच्छा क्लाइंबर है। जिसके बाद वो तीनों उस प्लेन के सबसे ऊंचे हिस्से में चढ़कर चले जाते हैं। कुछ मिनटों के बाद मैट एक दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जोई जल्दी उसे रोक देती है। समझाती है कि वो एक बबल के अंदर है, अगर वो सील टूट गई तो पूरा हिस्सा डूब जाएगा। जिसके बाद जोई मैट के जख्मी हाथ पर पट्टी बांधती है। दूसरी तरफ पेनी बेन से पूछती है कि रेस्क्यू टीम उन्हें ढूंढने में कितना वक्त लगाएगी। बेन आराम से समझाता है कि इसमें घंटे या दिन भी लग सकते हैं। वो कहता है कि उनकी एक उम्मीद है कि ELT अभी भी काम कर रहा हो तो उससे सिग्नल भेजा जा सकता है, लेकिन वो प्लेन के बीच वाले हिस्से में है। तभी पेनी कहती है कि वो उसे लेकर आएगी। बेन पेनी को बताता है कि जब उसे ELT मिल जाए तो वो सिग्नल भेज दे। वो उसे लाइफ वेस्ट देता है, लेकिन पेनी लेना नहीं चाहती। कहती है कि इससे वो स्लो हो जाएगी। जाने से पहले वो अपनी शूज कोरा को दे देती है और उसे वापस आने तक सुरक्षित रखने को कहती है। बेन पेनी को बताता है कि ELT प्रोब बेस के आसपास होनी चाहिए और उसे बताता है कि एक बार एक्टिवेट करने के बाद इंडिकेटर लाइट ऑन रखनी जरूरी है। कुछ ही देर बाद जब पेनी पानी में तैरते हुए जा रही होती है, कोरा को एक शार्क दिखती है जो डेड बॉडीज पर हमला कर रही थी। वो जल्दी बेन को बताती है और वो दोनों पेनी को चेतावनी देने के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन पानी में शार्क तेजी से बढ़ रही थी और पेनी को उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी क्योंकि वो बहुत दूर थी और तैर रही थी। तभी बेन जल्दी से एक लाइफ राफ्ट इन्फ्लेट करता है और कोरा के साथ शार्क के पानी में चला जाता है पेनी को बचाने के लिए। जैसे ही पेनी तैरते हुए करीब पहुंचती है, उसे अपने पीछे कुछ महसूस होता है। जैसे ही वो कोरा को अपना नाम चिल्लाते हुए सुनती है, शार्क अचानक उस पर हमला कर देती है। बेन तेजी के साथ वहां पहुंचने की कोशिश करता है और उसे बचाने की ट्राई करता है, लेकिन वो बहुत देर कर देता है। शार्क पेनी को अपने साथ नीचे ले जाती है और वो फिर से बेन की राफ्ट की तरफ मुड़ जाती है। तभी बेन बार बार उसे अपने पैडल से मारता है और उसे वहां से भगा देता है। दूसरी तरफ बीच वाले हिस्से में प्लेन कोरल रीफ पर मुश्किल से टिका हुआ था। अचानक वो हिलता है, पानी अंदर आने लग जाता है, जिससे एक और औरत नीचे गिर जाती है। तभी सैम सबको बताता है कि उन्हें वहां से चलना होगा उससे पहले कि पूरा हिस्सा डूब जाए। वो सब फ्लाइट अटेंडेंट से मदद मांगते हैं। एक आदमी तो उसे अकेला छोड़ने को कहता है। जब उनको समझ आता है कि ज्यादा समय नहीं है, सैम सबको बताता है कि उन्हें वहां से जाना होगा। वो पानी में जाने का आइडिया देता है, जिससे प्लेन से वजन हट जाएगा। तभी कुछ पैसेंजर्स उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ ही देर बाद फ्यूसलाज का वो हिस्सा डूबना शुरू हो जाता है जहां पर अपनी जख्मी टांग के साथ लिली बैठी हुई थी। वो ध्यान से समुद्र में उतरती है और बीच वाले हिस्से की तरफ तैरते हुए जाती है। जैसे ही वो वहां पहुंचती है, सैम दौड़ता है और उसे गले लगा लेता है। तभी अचानक कोच को एक शार्क नीचे खींच लेती है। हच का एक दोस्त उसे बचाने के लिए पानी में कूदता है और वो खुद भी नीचे खींच लिया जाता है। हच उनकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन जिम उसे पकड़ लेती है और रोक देती है। गुस्सा होकर हच सैम को अपने कोच और दोस्त के मौत
मौत का इल्ज़ाम देता है। तभी बेन वहाँ आता है और उनकी लड़ाई रोक देता है। वो हज को बताता है कि गुस्से से किसी की मदद नहीं हो पाएगी। दूसरी तरफ पिछले हिस्से में मैट जल्दी से जोई से पूछता है कि उनके पास कितनी ऑक्सीजन बची हुई है। तभी वो जवाब देती है कि बहुत कम बची हुई है। तभी मैट बताता है कि अगर वो वहाँ रहे तो कोई उन्हें बचाने नहीं आएगा। तभी जोई फिर कहती है कि वो पहले तैरकर बाहर निकलेंगे। तभी मैट मना कर देता है, कहता है कि वो प्लान बेहतर जानता है। वो फिन को कहता है कि दोनों औरतों का ख्याल रखो जब वो जाएगा। जब वो वहां से चला जाता है वो पानी में कूदता है और पिछले हिस्से के साथ बाहर तैरने लग जाता है। जब वो आखिरकार ऊपर आता है वो मदद के लिए चिल्लाता है। अचानक वो एक आदमी को पास में तैरते हुए देख लेता है। वो डेक्लन है जो अपनी बेटी के बारे में उससे पूछता है। बीच वाले हिस्से में सारे लोग बेचैन हो रहे थे, सोच रहे थे कि रेस्क्यू के लिए कितना टाइम लगेगा। डैन गुस्से में बेन को इल्जाम देता है क्योंकि उस एयरलाइन के डिजास्टर की वजह से वो वहां फंस गए हैं। बेन शांति से सबको बताता है कि वो समझता है कि वो जवाब चाहते हैं और वादा करता है कि वो देंगे। वो उन्हें ओवरहेड कंपार्टमेंट से लाइफ राफ्ट्स और सीट के नीचे से लाइफ जैकेट्स निकालने का इंस्ट्रक्शन दे देता है और वो खुद ईएलटी लेने चला जाता है, लेकिन वो गलती से उसके एक एंटीना गिरा देता है। उसे लेने के लिए वो पानी में सर डाल देता है। कांपते हुए कोरा अपने पिता को धीरे से पुकारती है। तभी बेन वापस ऊपर आता है और ईएलटी को एक्टिवेट कर देता है। कुछ ही देर बाद उसे पता चलता है कि कोरा वहां पर नहीं है। वो ईएलटी डैन को दे देता है और उसे राफ्ट पर चढ़ा देता है। बेन जल्दी से कोरा को ढूंढने चला जाता है और उसे ढूंढकर सुरक्षित कर देता है। उसी वक्त प्लेन का पूरा स्ट्रक्चर अचानक हिल जाता है क्योंकि कोरल रीफ्स प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। पानी अंदर आने लग जाता है और कई लोगों को राफ्ट से नीचे गिरा देता है। डैन जल्दी से राफ्ट पर चढ़ता है लेकिन ईएलटी गिरा देता है। तभी जिम बेन और कोरा को राफ्ट पर चढ़ाने में मदद करता है। पास में ही सैम हज को पानी में तैरते हुए देखता है और तुरंत उसे बचाने के लिए तैरने लग जाता है। अब आखिरकार सभी लोग उस राफ्ट पर आ जाते हैं। बेन डैन से पूछता है कि ईएलटी कहाँ है। घबराकर डैन कहता है कि वो खो गया है। गुस्से में बेन कहता है कि डैन को बस उसे राफ्ट पर पहुंचाना था। तभी डैन पलट जाता है, कहता है कि अगर इतनी ज़रूरी चीज़ थी तो बेन को खुद उसे पकड़ना चाहिए था। तभी अचानक कोरा सैम और हज को पानी में संघर्ष करते हुए देखते हैं। तभी बेन को पता चलता है कि पानी का करंट बहुत तेज़ हो रहा है और कहता है कि उन्हें वहाँ से तेज़ी से चलना होगा अगर वो उनको बचाना चाहते हैं। तभी डैन बहस करता है, कहता है कि सब लोग बेन की वजह से मरे हैं और लोगों को खतरे में नहीं डालना चाहिए। तभी बेन कहता है वो उन्हें बचाने जा रहा है, चाहे डैन माने या ना माने। तभी डैन दूसरी राफ्ट पर चढ़ने की कोशिश करता है लेकिन दूसरे उसे वापस खींच लेते हैं। इसके बाद बेन और उसका ग्रुप सैम और हज की तरफ तैरने लग जाते हैं और कुछ देर बाद उन्हें कामयाबी के साथ अपनी राफ्ट खींच लेते हैं। तभी घंटे गुजर जाते हैं। फिन पूछता है कि उन्हें वहां और कितना समय रहना होगा। तभी जोई कहती है कि जब वो प्लेन के बाहर निकलेंगे वो अपने जैकेट्स में हवा भर देंगे और पानी के ऊपर तैरने की कोशिश करेंगे, लेकिन बेकी उनको बताती है कि वो वही रहेगी। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। फिन को अपना ख्याल रखने को कहती है। जोई बेकी को वादा करती है कि वो उसके लिए वापस जरूर आएंगे। इसके बाद वो दोनों पानी के ऊपर जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में कई सारी बेजान बॉडीज के पास से गुजरते हैं। उनमें से एक मैट की बॉडी होती है। कुछ ही देर बाद वो आखिरकार पानी के ऊपर तक पहुंच जाते हैं। जोई एक इन्फ्लेटेबल राफ्ट देखती है और उसे खोलने लग जाती है। वो फिन को राफ्ट पर चढ़ाती है, लेकिन जब वो खुद अंदर आने वाली होती है एक शार्क उस पर हमला कर लेता है और नीचे खींच लेता है। वो खुद को आज़ाद करने में कामयाब हो जाती है और राफ्ट की तरफ वापस तैरती है और उस पर चढ़ जाती है, लेकिन वो जल्द ही खून की कमी की वजह से बेहोश हो जाती है। फिन परेशान होकर रोने लग जाता है और उसे जगाने की कोशिश करता है। जैसे ही वो पानी के करीब झुकता है एक शार्क अचानक राफ्ट पर हमला कर देती है और उसे पानी में फेंक देती है। पीछे वाले सेक्शन में पानी धीरे धीरे तेज हो गया था। जब बेकी को पता चलता है कि वो बच नहीं पाएगी, वो अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए मैसेज रिकॉर्ड करती है, जिसके बाद वहां पर पानी भर जाता है और वो वहीं पर मर जाती है। दूसरी तरफ डैन बेन से पूछता है कि क्या उसके पास कोई प्लान है जो थोड़ा अच्छा हो। बेन कहता है कि वो जिंदा है। तब डैन फिर से बेन से पूछता है कि क्या उसके बच्चे हैं। बेन सिर हिलाता है, कहता है कि उसकी एक बेटी है और एक छोटा बेटा है। डैन कहता है कि उसके 3 बच्चे हैं। वो कहता है कि उसके बिना वो नहीं बढ़ेंगे। उसी वक्त लिली ऊपर एक प्लेन को जाते देखती है। सब उस प्लेन के लिए हाथ हिलाते हैं और चिल्लाते हैं, मगर सब निराश हो जाते हैं जब वो बिना रुके वहां से गुजर जाता है। जैसे ही रात होती है एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर क्रैश साइट की तरफ आ जाता है। कुछ दूर एक चाइनीज फिशिंग ट्रॉलर का कैप्टन खुशी से अपना शिप चला रहा होता है। उन्हें क्रैश के बारे में कॉल आती है और बताया जाता है कि उनकी शिप एरिया के सबसे करीब है। कुछ ही देर बाद हज सैम को लिली को घूरते हुए देख लेता है और उसे अपनी फीलिंग्स बताने को कहता है। सैम सिर हिलाता है और समझाता है कि वो टीम के रूल्स नहीं तोड़ सकता, जो प्लेयर्स को एक दूसरे को डेट करने से मना करते हैं। हज कहता है कि कोई उस रूल को नहीं मानता। बेन कोरा को कुछ पानी देता है,
तभी वो कहती है कि उसके माता पिता उसे छोड़कर चले गए हैं। बेन धीरे से उसे बताता है कि उन्होंने उसे नहीं छोड़ा। तभी कोरा मान लेती है कि उसने अपने छोटे भाई को देखा था, लेकिन वो उसके साथ बहुत बुरी तरह से बात करती थी। वो कहती है कि वो असल में उसे नफरत करती थी और बेन को बताती है कि उसका भाई सिर्फ 7 साल का है। बेन मुस्कुराता है और उसे बताता है कि उसका बेटा भी 7 साल का है। वो फिर उसे अपनी पुरानी फोटो दिखाता है। तभी सारे पैसेंजर्स रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को पास आते हुए देख लेते हैं। वो तुरंत फ्लेयर्स हवा में छोड़ते हैं। तभी एक रेस्क्यू स्विमर वहां पर उतरता है। तभी सारे पैसेंजर्स चिल्लाते हैं, उन्हें चेतावनी देते हैं, कहते हैं कि नीचे शार्क्स हैं। बदकिस्मती से बहुत देर हो जाती है। एक शार्क अचानक स्विमर पर हमला कर देती है और उसका पैर काट देती है। इस अफरा तफरी की वजह से हेलीकॉप्टर कंट्रोल खो देता है और समुद्र में क्रैश हो जाता है। इम्पैक्ट की वजह से कई पैसेंजर्स राफ्ट से नीचे गिर जाते हैं और वो वापस चढ़ने की कोशिश करते हैं। तभी डैन को एक फ्लाइट अटेंडेंट अपनी तरफ राफ्ट पर खींचती है, लेकिन वो अंदर आने की कोशिश में उसे नीचे धकेल देता है और वो तुरंत शार्क का खाना बन जाती है। कुछ ही पल बाद पैसेंजर्स को दूर फिशिंग ट्रॉलर दिख जाता है और वो मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तभी ट्रॉलर रुक जाता है। डैन पूछता है कि वो क्यों रुका। बेन समझाता है कि ट्रॉलर राफ्ट के करीब नहीं आ सकता, मतलब उन्हें खुद उसके पास जाना होगा। तभी बेन समझ जाता है कि कोरा गायब हो गई है। वो पागले की तरह इधर उधर देखता है और उसे कोरा एक मलाबे के टुकड़े पर दिखती है। हज की चेतावनी नजरअंदाज करते हुए बेन पानी में शार्क से भरे हुए समुद्र में कूद जाता है और कोरा की तरफ तैरने लग जाता है। सारे पैसेंजर्स बेचैनी से उसे देखते हैं। बेन आखिरकार कोरा तक पहुंच जाता है और उसे बताता है कि उन्हें जाना होगा, लेकिन वो मना कर देती है। कहती है वो अपने पिता के साथ रहना चाहती है। बेन धीरे से उसे बताता है कि वो वहां नहीं रह सकती। वो कहता है कि बस एक छोटा डिटूर ले रही है और कहता है कि उनके माता पिता एक अच्छी जगह में है। कोरा उसकी बात मान लेती है। बेन उसे लाइफ जैकेट पहनाता है। जैसे ही वो वापस राफ्ट की तरफ तैरते हैं, कई सारे शार्क्स उन्हें घेरना शुरू कर देते हैं। खतरा देखकर फिशिंग ट्रॉलर का कैप्टन अपनी क्रू को उनकी पकड़ी हुई मछलियां पानी में फेंकने का ऑर्डर दे देता है। बेन एक शार्क पर फ्लेयर गन चलाता है, लेकिन जल्द ही सारे फ्लेयर्स खत्म हो जाते हैं। खुशकिस्मती से शार्क अपना ध्यान ट्रॉलर के आसपास मछलियों की तरफ मोड़ लेती है। दूसरी तरफ वापस राफ्ट पर डैन सिगरेट का एक पैकेट तैरते हुए देखता है और उसे उठा लेता है। जैसे ही वो एक जलाने वाला होता है, एक शार्क राफ्ट पर हमला कर देती है और उसे पानी में गिरा देती है, जिसके बाद शार्क डैन को पानी के नीचे ले जाती है और वो वहीं पर मर जाता है। अगले दिन ट्रॉलर सारे पैसेंजर्स को पास के एयरपोर्ट ले जा रही होती है। सैम लिली को बताता है कि उसने उसका लेटर नहीं पढ़ा, लेकिन वो जानता है कि उसमें क्या लिखा है। वो उसे सर पर किस करता है और वो उसे गाल पर किस देती है। तभी कोरा बेन का फोन लेती है और डिजिटल टैग यूज करके फिन की लोकेशन ट्रैक कर लेती है। फिशिंग ट्रॉलर अपना रास्ता बदलता है और फिन की लोकेशन की तरफ जाता है। तभी बेन कैप्टन को उनकी मदद करने के लिए शुक्रिया करता है। कुछ ही देर बाद वो जोई को देखते हैं, जो बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी लेकिन अभी भी जिंदा थी। खुशी से कोरा फिन को गले लगाती है। जोई बेन से बेकी के बारे में पूछती है, जो प्लेन के पीछे वाले सेक्शन में थी। बेन अफसोस से सिर हिलाता है, कहता है कि वो अब नहीं बची होगी। तभी ये पता चलता है कि बेन के छोटे बेटे शॉन को कैंसर है और इतनी मुसीबत के बाद बेन घर जाने से बच रहा था, क्योंकि वो अपने बेटे की बीमारी का सामना नहीं कर पा रहा था। लेकिन अपनी फैमिली और शॉन को आखिरी बार देखे बिना मरने के इतने करीब आने के बाद बेन आखिरकार अपनी पत्नी नदीन को फोन करता है और बताता है कि वो घर वापस आ रहा है। और इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।